नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। देखो, हमने भारतीय इतिहास शुरू कर रखा है और उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। हमने पहले वीडियो में इस बात पे चर्चा कर ली थी कि इतिहास का स्रोत क्या है, और स्रोत के साथ साथ हमने ये भी देख लिया था कि पाषाण काल और उसका विकास, होमो सेपियंस का विकास और पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं वो देख ली थी। उसके बाद हमने ताम्र पाषाण काल भी देख लिया था और महापाषाणिक सभ्यता भी देख ली थी। वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब आगे कल मैंने ये बताया था कि हम इतिहास के स्रोतों को डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम स्रोतों को डिटेल से ही पढ़ने वाले हैं। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप भारत का नामकरण देख लो। भारत को महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। और ये भारतवर्ष क्यों कहा गया है? भारत देश के आधार पे भारत का देश था, भारत का देश था, इसके आधार पे इसको कहा गया है। और भारत का देश था, यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया है, इसलिए भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ गया। और यूनानियों ने इसको इंडिया कहा है और मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको हिंदुस्तान कहा है। ये भारत के नाम है कुछ जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब देखो, हम यहाँ स्रोतों की बात कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया था कि इतिहास के जानने के मुख्यतः तीन प्रकार के स्रोत हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत थे, दूसरे पुरातात्विक स्रोत थे, और तीसरे विदेशी यात्रियों के विवरण थे। ठीक है, हम इन सब की चर्चा करेंगे आज। और ये स्रोतों में देखो, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य, इनको मैंने ये बता दिया था, ये साहित्यिक स्रोत है। एक ही जगह कैटेगराइज कर देते हैं इनको। ठीक है, अब हम धार्मिक ग्रंथों को, ऐतिहासिक ग्रंथों को, विदेशियों के विवरणों को और पुरातात्विक साक्ष्यों को, इन सब को एक एक करके पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। देखो, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों से। ग्रंथ दो प्रकार के हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक। धार्मिक ग्रंथों में कौन कौन से शामिल थे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, धर्मसूत्र, अनेक आदि थी। इन सबको हमने ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा था और वैदिक साहित्य भी कह सकते हैं इसको। और उसके बाद में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, ये दो भी थे। ठीक है, और लौकिक साहित्य या ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर मैंने बताया था आपको कई है। उसके अंदर देखो, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कलहण की रासरंगिनी, अली अहमद की चचनामा, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की गार्गी संहिता, पतंजलि का महाभाष्य, इन सब की भी हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम वेदों से शुरुआत करते हैं। देखो, वेद। अभी यहाँ देखो आप, कुल वेदों की संख्या क्या है, कितनी है? 4 है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। वेद वैसे अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो क्या है? वेद एक ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब एक पुस्तक है जिनको लिखा गया है और वैदिक काल के अंदर से प्रचलित है। और उसके बाद में इनका जो संकलन करता है वो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, इनका संकलन करता है। ठीक है, तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सभी को पढ़ लेते हैं धीरे धीरे करके। ये ऋग्वेद से शुरू करते हैं। ऋग्वेद, देखो, ऋग्वेद इसका अर्थ क्या है? अर्थ है इसका रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रहण। ठीक है, ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रहण है। और इसके अंदर 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। मतलब ऋग्वेद की ये जो बुक दिख रही है आपको, किताब, इसको 10 भागों में बांट रखा है, 10 मंडलों में बांट रखा है। जिसके अंदर 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब श्लोक मान सकते हो। 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचये हैं। 10,462 रचये हैं। ठीक है, ऐसे रचये का मतलब आप ये मान लो कि एक दोहे टाइप की एक रचये हो गई। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंद्र का 250 बार जिक्र किया गया है। इंद्र देवता का 250 बार उल्लेख है, अग्नि का 200 बार है। और पढ़ने वाले को, ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र। पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? होत्र। अभी इसके अंदर आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या थी? देखो, इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 रचये हैं, इंद्र का 250 बार, इसका मतलब सर्वाधिक जिक्र इंद्र का है, अग्नि का दूसरे नंबर पे 200 बार, और पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। अन्य जानकारी क्या है? आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। और विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता को समर्पित है, वहाँ गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। कौन सी? तीसरे मंडल में। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। एक मिनट। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का 8वां मंडल, 8वें मंडल हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है।
8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं का वर्णन है जिसको खिल कहते हैं। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। और 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो उसके अंदर चतुष्वर्ण समाज का जिक्र किया गया है। चतुष्वर्ण समाज का जिक्र किया गया है, मतलब 4 वर्णों में विभाजित था समाज। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका जिक्र किया है। और ये लास्ट में जोड़ा हुआ भाग है, 10वां मंडल लास्ट में जुड़ा था, ठीक है। और धर्मसूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, धर्मसूत्र के अंदर कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इनके किसके? इन 4 वर्णों के कर्तव्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं और थोड़ा सामवेद देखो। सामवेद के अंदर क्या है? गाए जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद के अंदर गाए जा सकने वाले, जिनको हम गा सकते हैं, उन रचनाओं का संकलन है। और भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है इसको। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसका जो पाठ करता है, रीडर है, उसको उद्रात्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन है। वैदिक कर्मकांड कैसे होते हैं, उनके जो नियम है, उनका संकलन किसमें है? यजुर्वेद में। ये आपसे पूछा जाएगा, सामवेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है। तो ध्यान रखना है, सामवेद में तो ऐसी रचनाओं का संकलन है जो गाई जा सकते हैं, और यजुर्वेद में ऐसी रचनाओं का संकलन है जिनके अंदर ये बताया गया है कि वैदिक कर्मकांड के नियम क्या होंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसके पाठकर्ता को अधर्व्यू कहा जाता है। विशेषता इसकी ये है कि ये गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद और पद का मतलब, गद तो ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको हम गा नहीं सकते, और पद ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको हम गा सकते हैं, ठीक है। जैसे कविता एक पद्य रचना है और एक निबंध गद्य रचना होगी, ठीक है। उस हिसाब से ये यजुर्वेद गद और पद दोनोों में लिखा गया है। आगे चलो अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद के अंदर सबसे आखिर में रचित है ये अथर्ववेद सबसे आखिर में रचित ग्रंथ है या वेद है। इसके बाद इससे पहले कौन कौन से थे ये आपको पता चल गया। ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था, अथर्ववेद था। अथर्ववेद सबसे लास्ट में आता है। इसका जो रचयिता है वो अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद का रचयिता कौन है? अथर्वा ऋषि। इससे हमें जानकारी क्या क्या मिलती है? इससे मिलती है रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि इनके संबंध में जानकारी मिलती है। रोग निवारण की जानकारी दी गई है, तंत्र मंत्र दिए गए हैं, जादू टोना की बात कही गई है, विवाह संबंधी कुछ बातें कही गई हैं अथर्ववेद में, और सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास के बारे में भी इसमें बात की गई है। सभा और समिति, इसको प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ये हम जब ऋग्वेद पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, उस समय हम अच्छी तरह से देख लेंगे सभा और समिति क्या है, ठीक है। आगे चलेंगे तो कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है, ठीक है। हमारे वेद कंप्लीट हो गए। वेदांग आते हैं अभी। वेदों के बाद में हम वेदांग देखते हैं। वेदांग क्या है? वेदों को समझने के लिए रचित ग्रंथ है। वेदों को समझने के लिए वेदांग क्या है? वेदों के ही अंग है। वेदांग का मतलब वेदों के ही अंग। इसकी जो रचना की गई है वो इसलिए की गई थी कि वेदों के अर्थ को, वेदों के मतलब को समझा जा सके, आसानी से समझा सके, इसलिए वेदांगों की रचना की गई थी। कुल वेदांग 6 हैं। इनकी संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से हैं एक बार देखो। शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। ये 6 वेदांग हैं। ध्यान रखने पड़ेंगे। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये 6 वेदांग हो गए। शिक्षा के अंदर उच्चारण से संबंधित बातें दी गई है कि वेदों के अंदर जो लिखी गई है शब्दावली है उसका उच्चारण कैसे होगा। कल्प के अंदर रस्म और समारोह, इनके बारे में जानकारी दी गई है। व्याकरण के अंदर व्याकरण संबंधी नियम, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह कैसे लगेंगे, उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस प्रकार से निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति कैसे होगी, ऐसी बातें की हैं। छंदों में छंदों की जानकारी दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम पुराणों पे। पुराण क्या है? देखो, पुराणों की अगर बात करें तो ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण है। ऐतिहासिक कथाओं का विवरण है इसके अंदर। पुराणों में क्या लिखा है? ऐतिहासिक कथाओं को लिखा गया है पुराणों के अंदर, और बहुत अच्छा विवरण दे रखा है इसके अंदर। इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा थे। लोमहर्ष ऋषि और उसके पुत्र थे उग्रश्रवा। ये दोनों, इन्होंने पुराणों की रचना की है, ठीक है। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक से रचित है। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत के श्लोकों के आधार पर पुराणों की रचना की गई है। पुराणों का पाठ करने वाला पुजारी कहलाता है। इसका जो पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? पुजारी। और स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी। स्त्री और शूद्र को इसके पाठन की अनुमति नहीं थी, ठीक है। और हालांकि वो सुन सकते थे इसको। स्त्री और शूद्र क्या करते थे? पुराण सुन सकते थे, लेकिन उनका पाठन नहीं कर सकते थे, ठीक है।
आगे देखो, अगर हम पुराणों की बात करें तो इनकी संख्या क्या है, 18 संख्या है। प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, जैसे मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना है ये, सबसे प्राचीन है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है ये। विष्णु पुराण है, मौर्य वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित। ब्राह्मण पुराण है, ये महापुराण भी बोलते हैं इसको। भागवत पुराण है, श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और इसके अंदर क्या है, इन सब पुराणों में क्या है, राजाओं की वंशावली दी गई है, राजाओं की वंशावली दी गई है इनके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं, इसके अंदर यज्ञों और कर्मकांडों के विधान दिए गए हैं। इनके अंदर क्या दिए गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों और कर्मकांडों के विधान दिए गए हैं। देखो ये शतपथ ब्राह्मण है, जैसे कि वेद यज्ञ कैसे होगा, कर्मकांड कैसे होंगे, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की अगर बात करें तो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये देख लो एक बार। देखो, हर वेद के 1 या 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और उन ब्राह्मण ग्रंथों को आपको याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद से संबंधित कौन सा है, सामवेद से संबंधित कौन सा है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण है, सांख्यायन और कौशितकी। ऐत्रेय, सांख्यायन, कौशितकी, तीन हो गए ना। ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय, सांख्यायन, कौशितकी। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, स से शुक्ल और स से शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद से पंचविश या तांडव ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, जिम्नी ब्राह्मण है। अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, ऋग्वेद की याद हो जाएंगे आपको, ऐत्रेय, सांख्यायन, कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रेय। शतपथ और तैत्रेय किससे संबंधित है, यजुर्वेद से। और अथर्ववेद का याद रख लो, गोपत ब्राह्मण। उसके बाद में ये अगर याद नहीं होते हैं तो ये वैसे भी आप एनिमुलेट मेथड से आप कर सकते हो इसको। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष और स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है, मतलब पुरुष की अर्धांगिनी है कौन, स्त्री। ये कहाँ बताई गई है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, आगे चलो, अन्य वैदिक साहित्यों की बात करते हैं हम। देखो, अन्य वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। एक मैत्रेयन है, स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में बताया गया है। यहाँ पे जुआ और शराब की बात, स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। किसमें, मैत्रेयनी ने। ठीक है। उसके बाद मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, शुंग काल का ग्रंथ है ये। ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी देता है, नारद स्मृति से गुप्त युग की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये हमारे ग्रंथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कंप्लीट हो गए। और आगे हम बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जातक का मतलब क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को हम जातक कथाएं कहते हैं। बुद्ध, ऐसी मान्यता है कि बुद्ध ने बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले कई प्रकार जन्म लिया था, कई रूपों में, और वो उसके जन्म की जो कहानियाँ हैं, पहले के जन्म की जो कहानियाँ हैं, उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। ठीक है। त्रिपिटक क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ है, किसके, बौद्ध धर्म के। कौन कौन से त्रिपिटक, का मतलब 3 पिटक है। कौन कौन से, विनय पिटक, सूत पिटक है और अभिधम पिटक। विनय, सूत और अभिधम पिटक। इनकी जो भाषा है वो क्या है, पाली है। बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, पाली है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथावस्तु। इसके अंदर क्या दी गई है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र दिया गया है। हीनयान का जो ग्रंथ, हीनयान इसकी शाखा है, बौद्ध धर्म की एक शाखा है हीनयान और महायान, उसका जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथावस्तु। उसके अंदर महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र दिया गया है। आगे देखो, जैन साहित्य की बात करते हैं। जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम भी कहते हैं। और इसके जो प्रमुख साहित्य कौन से हैं, भगवती सूत्र है, जिसके अंदर स्वामी के जीवन कृत्य दिए गए हैं, महावीर स्वामी के जीवन कृत्य दिए गए। और एक कल्प सूत्र है, जिसके अंदर जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास दिया गया है, और इसके 12 अंग बताए गए हैं, 12 अंग बताए गए। ठीक है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। जैन साहित्य कौन कौन से, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। और बौद्ध के आपको 3 बता दिए, अभिधम पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक। इस प्रकार से इसके याद रख लो, जैन साहित्य के भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो रहा है। आगे चलते हैं हम ऐतिहासिक ग्रंथों के ऊपर। ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर, ऐतिहासिक ग्रंथों में आते हैं सबसे पहले अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। एक ही बात है, इसके 3 नाम है, चाणक्य भी कहो, विष्णुगुप्त को, कौटिल्य को। इसके अंदर है क्या, विषय क्या है, मौर्यकालीन राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में बताती है। ये पुस्तक राजनीति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, अर्थशास्त्र नाम है लेकिन ये ज़्यादा राजनीति के ऊपर फोकस करती है। संरचना 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों के अंदर है। इसके अंदर 15 पार्ट हैं और 180 चैप्टर्स हैं, ऐसे मान लो। भाषा इसकी क्या है, संस्कृत है। आपको अर्थशास्त्र के बारे में पता चल गया, लिखी किसने थी, चाणक्य ने लिखी थी। क्या है इसके अंदर, राजनीति के बारे में, किस समय की, मौर्यकालीन, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है। भाषा क्या है इसके अंदर, संस्कृत। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत है। उसके बाद में राजतरंगिणी है,
किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी थी। भाषा संस्कृत है। इसके अंदर क्या है? कश्मीर का इतिहास दिया गया है। कश्मीर का इतिहास दिया गया है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास किया गया है इसके द्वारा, कल्हण के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उसके बाद में आता है चचनामा। चचनामा की अगर बात करें तो चचनामा किसने लिखा था? अली अहमद ने। चचनामा किसने लिखा था? अली अहमद ने। आपको ये लेखकों के नाम याद रखने पड़ेंगे, कई बार पूछ लेते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। ठीक है, इस हिसाब से चचनामा के लेखक अली अहमद है और इसके अंदर जो विषय है वो अरबों की सिंध पर विजय की बातें की गई है। इसकी भाषा है फारसी। अली अहमद ने लिखी है तो फारसी में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अष्टदाई किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। इसके अंदर क्या विशेषता है? संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है अष्टदही। ठीक है, और इसके अंदर जो विषय क्या है, ये मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देता है। ये अष्टदही क्या करता है? मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी देता है। आगे चलेंगे तो गार्गी संहिता आती है। गार्गी संहिता किसने लिखी थी? कात्यायन ने लिखी थी। कात्यायन ने लिखी थी गार्गी संहिता। इसके अंदर ज्योतिष और भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी दी गई है। गार्गी संहिता में क्या क्या है? ज्योतिष की जानकारी मिलती है और भारत पर जो यवनों ने आक्रमण किए थे उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब अब पता चल रहा है ना आपको कि हमारे को इतिहास में क्या क्या घटित हुआ, कैसे कैसे घटित हुआ, इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिल रही है। देखो गार्गी संहिता ने बता दिया, अष्टदही ने बता दिया, ये सब हमें इतिहास में क्या घटनाएं होती हैं उनके बारे में तो बता रहे हैं। अब आगे चलते हैं महाभाष्य। महाभाष्य की बात करते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? लेखक इसके हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, एक कौन थे? उसका नाम है पतंजलि। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। और इसके अंदर लिखा क्या गई है? शुंगों की जानकारी दी गई है। शुंगों की जानकारी, शुंग वंश की जानकारी दी गई है। ठीक है, पतंजलि के अंदर। अब आगे देखो, हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में पढ़ते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण मैंने आपको बताए थे। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे? यूनानी, रोमन आए थे, फिर चीनी आए थे, अरबी लेखक आए थे, और फिर कुछ अन्य भी आए थे, उनकी भी चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। मुख्य तो ये यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी ये आए थे, और फिर अन्य की भी हम बात कर लेंगे जो आए थे थोड़े बहुत। ठीक है, शुरू करते हैं हम यूनानी रोमन लेखकों से। यूनानी रोमन लेखकों में सबसे पहले टेसियस की बात करते हैं। टेसियस एक ईरान का राजवेद था। टेसियस एक ईरान का राजवेद था और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि इसने ऐसा लिखा है भारत के जो जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके बारे में इसने जो जानकारी लिखी है वो थोड़ी अविश्वसनीय है। फिर उसके बाद में हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। ठीक है, ये हेरोडोटस देख लो अब। और उसके बाद में आगे मैग्स्थनीज की बात करते हैं। मैग्स्थनीज कहाँ का क्या था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नाम। ये मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी देती है। ये पुस्तक मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी देती है। आगे चलें तो डायमेकस आया था। डायमेकस ये शॉर्ट में देखा है डायमेकस। डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योस का राजदूत था और बिंदुसार के राज दरबार में था। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, डायमेकस किसके राज दरबार में आया था? ये आया था बिंदुसार के राज दरबार में। ठीक है, उसके बाद डायनोसियस है। डायनोसियस है मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। फिलाडेल्फस का राजदूत था और अशोक के राज दरबार में आया था। ये देखो, ये बिंदुसार आ रहा है डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में, और डायनोसियस आ रहा है अशोक के राज दरबार में। ये ध्यान रखना है आपको मुख्य रूप से। टोलमी, इसने भी एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। ठीक है, और प्लिनी ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। और ये भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी देती है। कौन? प्लिनी द्वारा लिखी गई नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, आगे चले। आगे देखो, पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, इसके लेखक कौन है? इसका पता नहीं कौन है, लेखक कौन है नहीं पता। 80 AD के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी देता है। ये पुस्तक है क्या? जो 80 AD के समय की भारतीय बंदरगाहों की जानकारी देती है। ठीक है, अब आगे ये हमने नोट डाला एक, देखो इसको थोड़ा सा आप देख लो कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आनेसिक्टस, अस्टिबोलोबुलस के विवरण में अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। ठीक है, ये यूनानी रोमन लेखक हो गए। हम अब चीनी लेखकों की बात करते हैं। चीनी लेखकों के अंदर सबसे पहले हम फाहियन की बात करते हैं। फाहियन, ये संबंधित राजा कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत में आया था और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो थी बौद्ध राज्यों का अभिलेख। जानकारी कहाँ से?
किसके बारे में जानकारी देता है? ये गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। विशेषकर मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि से परिपूर्ण बताया है इसने, ठीक है। उसके बाद में किसने बताया है? फाहियान ने, ध्यान रखना ये फाहियान है। उसके बाद में स्योंगन है, स्योंगन है। उसके स्योंगन की बात करें तो ये 518 ईस्वी में भारत आया था और इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। उसके बाद हेनसांग की बात है। हेनसांग आया था 629 एडी से 645 एडी तक रहा था। ये किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में भारत में हर्षवर्धन का शासन था उस टाइम पे। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है शियुकी। शियुकी हर्षवर्धन कालीन व्यवस्था की चर्चा करती है ये और 138 देशों का विवरण प्रदान करती है। कौन सी? शियुकी 138 देशों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके बारे में कुछ विशेष है वो देख लो। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था इसने। किसने? हेनसांग ने। और समकालीन कुलपति आचार्य शिलीभद्र थे इस टाइम पे। बिहार के इस नालंदा विश्वविद्यालय में कौन थे? आचार्य शिलीभद्र, ठीक है। आगे चलो थोड़ा सा और इसके आगे इत्सिंग की बात करते हैं। इत्सिंग की हम शोध में पढ़ते हैं। 7वीं सदी के अंत में भारत आया एक चीनी यात्री और अनुवादक था ये इसके समय ये क्या जानकारी देते हैं? जानकारी क्या है इससे? समकालीन भारत की जानकारी मिलती है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जानकारी मिलती है और चीनी यात्रियों का जो क्रम है उसको भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। फाहियान, स्योंगन, हेनसांग, इत्सिंग। फाहियान, स्योंगन, हेनसांग, इत्सिंग, ये इनका क्रम है। सबसे पहले फाहियान आया और फिर ये इत्सिंग लास्ट में, हेनसांग आया। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कौन सा किसके काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे ये हेनसांग, हर्षवर्धन है, इत्सिंग है, ये सब आपको एक बार देख लेना पड़ेगा, दोबारा देख लेना, वीडियो समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं अरबी लेखकों की चर्चा। अरबी लेखक, मुख्य अरबी लेखक अल-बिरूनी की बात करते हैं एक बार। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। कब आया था ये? मोहम्मद गजनवी के साथ, ठीक है। और इसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज, किताब उल हिंद, कुछ भी बोल दो, तहकीक-ए-हिंद ज़्यादा प्रसिद्ध है। भाषा कौन सी थी इसकी? अरबी। 80 अध्याय में लिखी थी इसने जो जानकारियाँ प्रदान की है इस पुस्तक के माध्यम से वो है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान की, समाज, तंत्र मंत्र की, राजपूतकालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों की जानकारी प्रदान की है। किसने? अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या करता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था। मोरक्को यात्री और लेखक और खोजी था ये इब्न बतूता। इसने जो पुस्तक या वातावरण लिखा उसका नाम था रिहला, अरबी भाषा में लिखा था। ये जो जानकारी देता है 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियों की जानकारी देता है और दिल्ली सल्तनत की जानकारी देता है। विशेष इसके बारे में यह है कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश बनाया था, ठीक है। कब की बात है? 1333 की बात है। ये इसके बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने वाली बात। अब हम अन्य लेखकों की बात करते हैं, कोई खास नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अन्य लेखकों में एक है तारानाथ। कौन है? तारानाथ। ये तिब्बती लेखक था। इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है तंग्यूर, कुछ भी बोल दो, तंग्यूर या तंग्यूर। एक है मार्को पोलो। ये 13वीं सदी के पांड्य राज्य की यात्रा करने वाला इटली का यात्री था, ठीक है, और पांड्य इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। आ गया समझ में? मार्को पोलो भी पता चल गया आपको, दक्षिणी भारत में आने वाला है ये। उसके बाद में हम आगे चलते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। उसके अंदर मैंने आपको चर्चा कर दी थी कल ही कि कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य है, जैसे अभिलेख है, स्तंभ लेख है, सिक्के और अन्य कुछ है। उनकी बात एक एक करके पढ़ते हैं। अभिलेख पढ़ लेते हैं, स्तंभ लेख पढ़ लेते हैं और सिक्के और फिर अन्य पढ़ लेंगे, ठीक है। हम यहाँ शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करते हैं। अभिलेख है या स्तंभ लेख एक ही बात है, एक साथ एक ही बात नहीं है। स्तंभ लेख, अभिलेख का मतलब शिला पे और स्तंभ लेख का मतलब स्तंभ, एक स्तंभ बना के उसके ऊपर लेख लिखे गए हैं, ठीक है। यहाँ देखो महत्वपूर्ण अभिलेख, उनके शासक और उनके बारे में जो भी जानकारी है वो देखते हैं एक बार। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? शासक याद रखना है। शासक तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं इनसे। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। भारतवर्ष का जिक्र मिलता है सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख मालवा यशोवर्मन से संबंधित है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मिलती है इससे, ठीक है। इसके अंदर अगर फिर भी याद ना रहे तो मैं 3-4 महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। देखो ये हाथी गुम्फा बहुत महत्वपूर्ण है, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन से संबंधित है, याद रखना पड़ेगा।
प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से, एहोल पुलकेशिन द्वितीय से। ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आगे चलते हैं। ग्वालियर अभिलेख देखो, ग्वालियर अभिलेख प्रत्याहार नरेश भोज से संबंधित है और भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। अवेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ है, ये होलियोडस से संबंधित है और इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। एरन अभिलेख है भानुगुप्त से संबंधित है, एरन ध्यान रखने वाला है, भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहीं से मिलता है, एरन अभिलेख से। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख भानुगुप्त के समय का है। ठीक है। एशिया माइनर बोगाजकोई अभिलेख, बोगाजकोई वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नत्स्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। एशिया के अंदर है ये बोगाजकोई। इस अभिलेख में वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नत्स्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है, इनके बारे में हमने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पे कुछ चित्र भी देख सकते हो। अब हम करते हैं सिक्कों और अन्य की चर्चा। प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के होते थे, जिनको कासारपण पंचमार्क सिक्के भी कहते थे। पंचमार्क का मतलब ये है इनके ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं था, सिर्फ छपे हुए थे। मुद्रा इन सिक्कों के ऊपर कुछ छपा हुआ था, मतलब विशेष धातु के टुकड़े से विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित होते थे, मतलब ऐसी आकृतियां बनी हुई थी, लिखा हुआ था नहीं होता था। ठीक है, इसलिए इनको पंचमार्क सिक्का कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख किसने लिखे थे, यवन शासकों ने लिखे थे। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में से उसके संगीत प्रेम होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। और अरिकमेडु पद्दुचेरी के निकट में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे हमें जानकारी प्राप्त हो रही है ना, इतिहास के बारे में सिक्के मिल रहे हैं, समुद्रगुप्त वीणा बजा रहा है, इसका मतलब वीणा का शौकीन रहा होगा वो, ये ऐसी जानकारी मिलती रहती है जी। अब आगे चलते हैं हम, ये कुछ नोट्स दिए हुए हैं, थोड़े बहुत नोट हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। सबसे पहले भारत के संबंध में वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा युद्ध में स्थापित हुए थे। ठीक है। और ये आपका देख लो मैप है, इंडिया ये चाइना है, इंडिया इधर है, और ये चाइना है वगैरह, ये बर्मा इंडोनेशिया वगैरह इधर है। आगे चलते हैं थोड़ा। अब देखो मैंने ये कल चर्चा कर दी थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, थोड़ा बहुत संक्षिप्त में यहाँ भी दिया है दोबारा, एक बार मैं दोबारा चर्चा कर देता हूँ इसके बारे में, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। देखो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था और पूरे भारत को 3 भागों में बांटा था, तो पूरे भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था और फिर पाषाण काल को 3 भागों में। यहाँ ओवरलैप होता है सिस्टम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पूरे इतिहास को 3 भागों में किस आधार पर, लेखन के आधार पर। कौन कौन से, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक का मतलब लेखन कला नहीं थी, लिखना जानता ही नहीं था इस टाइम पे, तो इसको पाषाण काल भी कह देते हैं। आदिऐतिहासिक काल लेखन परंतु अपठनीय, लिखता तो था मनुष्य लेकिन उसको हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक का मतलब पठनीय लेखन सामग्री हमें प्राप्त हो रही है, यहाँ से वैदिक काल से आरंभ हो जाता है। ठीक है। ये आपकी आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक सब हो गए। अब कुछ साक्ष्य एविडेंस मिले हैं, जैसे देखो ज्ञानी मानव होमो सेपियंस, जिसको आधुनिक मानव भी कहते हैं, का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार साल पहले हुआ था। भारत का प्राचीनतम मानव कपि श्वेत विगन असम में मिला था। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है, नर्मदा घाटी महाराष्ट्र के नीचे। रोबोट ब्रूसफुट भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करने वाला है और पुरापाषाण औजार पत्थर के बने होते थे। ठीक है। पुरापाषाण कलाकृति पल्लव तमिलनाडु में मिली है। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो मृतकों का टिल्ला कहलाता है। ठीक है। अब आगे चल के हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। कल भी मैंने चर्चा कर दी थी डिटेल से, आज थोड़ा बहुत और देख लेते हैं, इसके बारे में रिवीजन हो जाएगा। देखो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हमने 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा। इसको फिर 3 भागों में बांट दिया था। ठीक है। वो मैंने कल चर्चा कर दी थी, तीनों भागों, जैसे इसका पुरापाषाण काल का निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल, ऐसे 3 भाग इसके भी कर दिए थे। इसके अंदर मनुष्य आखेटक और संग्राहक था, आग का आविष्कार कर लिया था, इसका भी मैंने बता दिया था। चकमक उद्योग की स्थापना हो गई थी यहाँ पे। ठीक है। और नवपाषाण काल की भी बता दी थी, पहिए का आविष्कार हो गया था, कृषि का आविष्कार हो गया था, यहाँ पे स्थायी जीवन जीने लग गया था, पशुपालन और कुत्ते को प्रथम पालतू पशु बना भी लिया था इसने, ये हम कल चर्चा कर चुके हैं। कृषि और औजार की बात करें तो देखो नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या कर दिया था, आविष्कार किया था किसका, कृषि का।
नवपाषाण काल में। ठीक है, औजार, तांबे के औजार बनाने लग गए थे धीरे धीरे। नवपाषाण के काल के बाद में तांबे का भी आविष्कार हो गया था और तांबे से औजार बनाने लग गए थे। कुल्हाड़ी बनाई उन्होंने, प्रथम औजार था। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तमिलनाडु के अतिरकम में मिला है। प्रथम फसल उन्होंने जो गेहूँ और जौ की बाई थी, और ये इसके साक्ष्य कहाँ? मेहरगढ़ से मिले हैं, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अन्य फसल क्या क्या? चावल थी, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक है, ये इसके साक्ष्य मिले हैं फसल के कि कौन कौन सी फसल बोते थे। और बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृति है पूर्व हड़प्पा सभ्यता। देखो, कुछ संस्कृति हैं और उनके अंदर बर्तन किस प्रकार के थे उसकी जानकारी यहाँ दी है। जैसे मालवा संस्कृति थी, काला और लाल बर्तन थे। बुर्जहोम में धूसर थे, जोखे में लाल थे। दक्षिण नवपाषाण में चकमीला धूसर थे, चमकीला धूसर। और पूर्वी नवपाषाण में लाल भूरा। और जोरवे संस्कृति में ताम्र पाषाण संस्कृति थी। जोरवे इनाम गांव नामक बस्ती थी। दाइमोबाद और इनाम गांव यहाँ बताया था मैंने जोरवे संस्कृति के बारे में भी, एक ग्रामीण संस्कृति थी। कल इसके बारे में हम चर्चा अच्छी तरह से कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता और फिर शुरू कर लेते हैं। एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर इसको कल किया जाए। अभी मेरे हिसाब से टाइम काफ़ी हो गया है, तो इसको हम कल करेंगे। धन्यवाद। इसको शुरू करते हैं, कल करते हैं। धन्यवाद।